इस वन शॉट में हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटम्स और न्यूक्लियाई के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। और ये आपको बोर्ड, क्लास 12 और जेई में दोनों के लिए हम फास्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऐसा रिवीजन रहे। जैसे मैंने कहा, पार्ट 2 मॉडर्न फिजिक्स के लिए हम इसमें बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स और स्पेक्ट्रल लाइंस और एटम्स और न्यूक्लियाई के जो सीबीएसई लेवल के टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एनसीईआरटी है। इसमें अजम्पशन ये है कि आपका आपने पार्ट 1 जो है वो देख चुके हो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर आपको क्लियर है। अब आप ना इसको, जैसे मैं कहता हूँ कि एक दो बार देखो और साथ में एनसीईआरटी के जो चैप्टर है वो पढ़ना है। अ, और फिर उसके बाद बोर्ड और जेई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए। चलो पार्ट 2 का अभी क्या करते हैं कि देखो कैसा फ्लो है। पहले हम थॉमसन और रुदरफोर्ड जो मॉडल्स है उसको क्विकली रिकॉल करेंगे। फिर देखेंगे कि रुदरफोर्ड मॉडल ने क्या कवर नहीं कहा, और यू कैन से कहाँ फेल हो गया वो। एटॉमिक स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा जैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसी के बाद बोर का पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, एंगुलर मोमेंटम, अलाउड रेडियाई, आरएन, एनर्जीज, अलाउड एनर्जीज, ईएन डिस्क्रीट है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम और आयोनाइजेशन एनर्जी, और ऑर्बिट्स के बीच ट्रांजिशंस पे फोटोन का एमिशन एब्सॉर्प्शन। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइनमैन, पामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड सीरीज वगैरह, और राइटबर फॉर्मूला से वेवलेंथ निकालना, और एक दो टिपिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल एनर्जी और आपका जो लैम्बडा है उस पर। अभी जो एटम्स और न्यूक्लियाई में जेड, ए, आइसोटोप, आइसोबर, आइसोटोप, ये सब चीजें, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, स्टेबिलिटी कर्व, अल्फा, बीटा, गामा, डी के देखेंगे। इनमें ए और जेड कैसे चेंज होते, और बी बाय ए आइडिया से फ्यूजन और फ्यूजन को क्वालिटेटिवली समझ लेंगे। एंड में आपको रिकैप करवाएंगे। अ, और एक थोड़ा सा जैसे मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी कर लें, ताकि आपको पूरे चैप्टर का एक कंसोलिडेटेड मैप मिल सके। सबसे पहले एक थॉमसन मॉडल का छोटा सा देखो रिकैप। अभी इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिवली चार्ज गोला है ना। मैंने वैसे एक अलग वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे है, इस बट अगर आपने देखा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लम्स में पुडिंग, प्लम पुडिंग बोलते हैं जिसमें, है ना, पुडिंग में जैसे एम्बेडेड हुआ है ऐसा। इससे चार्ज न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन हो गई, जैसे गोला पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव मिलके न्यूट्रल। लेकिन ये मॉडल जो अल्फा स्कैटरिंग के रिजल्ट या लाइन स्पेक्ट्रा शार्प वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए इसके बाद रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया। देखो ये रुदरफोर्ड का जो है फेमस एकदम सिंप्लीफाइड अल्फा स्कैटरिंग का सेटअप है। देखो लेफ्ट पे एक सोर्स है रेडियो एक्टिव, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये पार्टिकल्स कॉलीमेटेड बीम के फॉर्म में होते हैं। हाँ, एक बहुत ही, अब ये जो थीन फॉइल है वो थीन रखी है ना, क्योंकि वो थीन है तभी वो क्रॉस कर पाएंगे अल्फा पार्ट। अब गोल्ड फॉइल के ये जो अराउंड है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है। जहां ये अल्फा पार्टिकल गिरते हैं वहां जैसे ही टकराते हैं फ्लैश होता है, जिससे उसका
स्कैटरिंग एंगल पता चल जाता है। जैसे ये डायग्राम में आप देखो, अभी यहाँ क्या है कि अ, जहाँ सेंटर पे जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसको समझो कि न्यूक्लियाई है वो। है, न्यूक्लियर वर्ड पहले इन्होंने दिया था, पर ऐसा समझो कि वहां पे सारा मास है, तो आजू बाजू से जो अल्फा पार्टिकल जाएंगे वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं, है ना। और जो बिल्कुल सेंटर वाली रे है, उसमें जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहे हो वैसे वो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और बिल्कुल सेंटर में तो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखाया है कि वो अगर टकरा ही गया सेंटर में न्यूक्लियस से, तो ये है आइडिया बेसिकली। सॉरी। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट से रुथरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे पार्टिकल तो कॉइल को मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के ही पास कर रहे हैं। यहाँ पे एरो स्लाइड में एक ही दिखा है, लेकिन वो जो स्ट्रेट एरो है वो ज्यादा होते हैं, रिफ्लेक्टेड एरो कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छोटा सा फ्रैक्शन लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत ही कम पार्टिकल ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक वापस आए, है ना। ये सारा डेटा उनके पास था, जैसे 1 in 8,000 पार्टिकल ऐसा। तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ये निकला कि एटम का ज्यादा हिस्सा एक्चुअली एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि सीधा चला गया। पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास एक छोटे से न्यूक्लियर में कॉन्सेंट्रेटेड है। और इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन नट बोलो जैसे, वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, प्लैनेट सन मॉडल जैसा। इसको आप अगर चाहो डिटेल में देखना, तो मैंने एक रुदरफोर्ड पे, ये इसी चैनल पे एक अलग से वीडियो है, आपको जो डिटेल और डिटेल में जाएगी समझाया है। अब हम आते हैं इस मॉडल की प्रॉब्लम पे रुदरफोर्ड की। जैसे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक कहो देखो, तो अगर एक्सेलरेट करता है चार्ज, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, क्लासिकल। हाँ, और वो भी समझा है कि करेगा वैसे वो। अब सर्कुलर बात में घूम रहा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, स्पाइरल करके न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी लूज मतलब स्पाइरल ही करेगा, और क्या हो, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता रहेगा, और कम कम करते करते न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एटम्स तो स्टेबल होते हैं, है ना। और स्टेबल का मतलब है ये काफी सालों तक आप कुछ किसी मैटर को रखो, तो वो तो सालों तक एग्जिस्ट करते हैं, इससे क्या मतलब स्टेबल है। एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रुदरफोर्ड मॉडल में, कंटिन्यूअस रेडिएशन एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन जैसे एटम्स का स्पेक्ट्रम देखो तो डिस्क्रीट लाइन का होता है, और ये भी बहुत सालों से, है ना, उसके इन एक्सपेरिमेंट के 100 साल पहले से ये पता था कि ये डिस्क्रीट होता है कंटिन्यूअस रेडिएशन। तो इस दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोर ने अपना क्वांटम मॉडल प्रपोज किया। बोर ने 3 मेन पोस्टुलेट दिए ताकि इन्हीं प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए। पहला तो है स्टेशनरी ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन कुछ अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम सकता है। अब ये अलाउड वर्ड यहाँ पे है, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है ना, इसी को स्टेशनरी ऑर्बिट है। इसमें एटॉमिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो जाती है। अब दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत ही एक उम्दा पोस्टुलेट है, जिसमें कहते हैं कि एमवीआर, है ना, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, जहां एन आपका 1 2 3 ऐसे, यानी सिर्फ कुछ डिस्क्रीट आर और वी ही अलाउड है। देखो, है ना, इससे तो ये सेंट्रल पार्ट है पोस्टुलेट, तीनों पोस्टुलेट में। तीसरा है कि एमिजन एब्सॉर्प्शन जो है वो, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है विच इज अलाउड, तब फोटोन एमिट या एब्सॉर्प्शन होगा, तभी होगा, बाकी नहीं होगा।
और इसकी जो एनर्जी है वो उनको पता थे आइंस्टाइन के रिलेशन से, तो उन्होंने वो रिलेशन यहाँ लगाया इन दिस फॉर्म की एच एफ इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, ऐसा मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो यही डिस्क्रीट ट्रांजिशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन दे रहा है। तो तीसरा अभी मतलब सारे जो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम थे वो इसी से रिजॉल्व हो गए। अब हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल से रेडियली निकालते हैं। कैसे? तो बोले कोलम फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो इक्वेट कर दो ये ए एम वी एन। अब एन है कि कौन से ऑर्बिट में, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ये जो आपका कूलम फोर्स है, देखा, क्योंकि ई स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और नीचे आर ऑर्बिट की रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का ही लगेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन के पास भी वही चार्ज है, इसलिए ये ई स्क्वायर है। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाओ कि एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अब इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आर निकल के आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आर आपका आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर। अब यहाँ के अगर आप पहली ऑर्बिट मतलब एन वन रखो तो आपका यहाँ से ए नॉट आता है 0.529। इससे ये जनरल रिजल्ट जो है आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट कहा जाता है। ठीक, यानी आप सिंप्लीफाइड वर्ड में यही लिखो कि आर एन मतलब रेडियस एन स्क्वायर के साथ ग्रो होता है। एन इक्वल टू टू है तो ऑर्बिट एन इक्वल टू टू का ऑर्बिट 4 टाइम्स हो जाएगा, कहने का मतलब रेडियस। एन थ्री लिया तो 9 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। अब बोर मॉडल से इलेक्ट्रॉन की स्पीड और एनर्जी भी देखो कैसे निकालते हैं। स्पीड है आपका रफली प्रोपोर्शनल टू 1/n, है ना। यानी हायर ऑर्बिट्स में स्पीड कम हो जाएगी। टोटल एनर्जी क्या होती है ये आपको ग्रेविटेशन से पता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इसमें इसी फॉर्मूला से आपका जो एन ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो माइनस में है, इसलिए क्योंकि बाउंड होता है। तो ये एम ई टू द पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर टाइम्स 1/n स्क्वायर। तो ये जो इजी फॉर्म है ई एन इक्वल टू इसका जो बाकी सारा तो कांस्टेंट है -13.6/n स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझिए, आपको ये इजी फॉर्म याद रखो अल्टीमेटली, कि इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या है कि एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है बाउंड स्टेट। एन बढ़ने पर एनर्जी जीरो के पास आती है। समझे आप, ये जीरो के पास मतलब लेस नेगेटिव होती है। ग्राउंड स्टेट में मतलब एन इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट, याद रखो। तो वहां पे ई आपका आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आप बोलोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री कराना है क्या इंफिनिटी पे ले जाने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए। देखो इस डायग्राम में हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं। बॉटम पे आप n इक्वल टू 1 हमने देखा -13.6, n इक्वल टू 2 पे -3.4, n इक्वल टू 3 पे -1.51। ये थोड़े याद रखने वाले नंबर्स हैं, और ऐसे ही लेवल्स ऊपर जाते हुए जीरो के करीब कन्वर्ज करते हैं। और जैसे जैसे ये n बढ़ता है देखो कि लेवल्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। जीरो पे जब पहुंचते हैं तो वो आयनाइजेशन लिमिट है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। इसी डायग्राम से ट्रांजिशंस इजीली विजुलाइज आप हो जाते हैं।
सॉरी, जैसे आप 3 to 2 जाओ या 4 to 2 जाओ या 2 to 1 एटसेट्रा, ये डायग्राम से आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रांजिशंस पर फोटोन का एनर्जी कैसे रिलेट होता है? अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल है तो Ni से लोअर लेवल मतलब Nf पे आता है, तो आप डेल्टा E को लिखोगे ENF माइनस ENI विच इज लेस देन 0। मतलब क्या, फोटोन एमिट होता है एनर्जी HF इक्वल टू ENI, तो ये माइनस डेल्टा ई लिखो आप। अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्सॉर्ब करके लोअर से हायर में चला जाता है, तो आपका ये ग्रेटर HF जो है Ni माइनस NF, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए आप लिखो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ट्रांजिशन एनर्जी के लिए डेल्टा ई आपका आएगा, देखो सीधा 13.6, फिर ये आएगा 1/nf² माइनस 1/ns। ठीक है, इसी से हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सारा निकाल सकते हैं, है ना, यही एक क्वेश्चन है। देखो एक आप क्विक न्यूमेरिकल देखो, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन n = 3 से n = 2 पे आता है, फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ निकालो टिपिकल। तो E3 में आपको पता है कि -1.51 है, E2 में आपके -3.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे आप निकाल सकते हो, है ना, सीधा ही निकले। फोटोन की एनर्जी यहाँ पे हम बोलो कि 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। वेवलेंथ के लिए शॉर्टकट क्या है, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप 1240/लैम्ब्डा डालो तो नैनोमीटर में निकल के आएगा, और 12400 डालो तो एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा। तो यहाँ से लैम्ब्डा आपका निकल के आता है 656 नैनो। यही बामर सीरीज का वेल नोन रेड लाइन है ना, क्योंकि हमने देखो ट्रांजिशन बामर सीरीज के लिए लिया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सीरीज के फॉर्म में देखते हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट लाइन के का होता है, जो डिफरेंट रीजन्स में ग्रुप हो जाता है। जैसे लाइनमैन सीरीज में आप बोलोगे फाइनल जो भी है वो 1 है, तो यूवी रीजन। पामर सीरीज में आपका एन जो फाइनल है वो 2 विजिबल रीजन। क्वेश्चन में आपका NF3 इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है लेकिन उसका NF4 है, और फंड में NF5 है। और भी, लेकिन ये भी IR है लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ में आएगा। तो सबके लिए ना अब राइडबर्ग फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे आता है 1/लैम्ब्डा इज इक्वल टू आर 1/nf² माइनस 1/ni²। यहाँ पे जो आर है वो 1.097 10⁻⁷ 1/मीटर, ये फेमस कांस्टेंट है राइडबर्ग का, जो कि एनर्जी से निकला है। इसको डिटेल में देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी फॉर्मूला से किसी भी लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो पूछते हैं यूजुअली। जैसे एग्जांपल देखो, बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन है 3 to 2, इसकी वेवलेंथ राइडबर्ग सीरीज से निकालते हैं। जो अभी हमने एनर्जी मेथड से 656 नैनोमीटर आई थी ना वो, तो 1/लैम्ब्डा इक्वल टू आर, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2² माइनस 1/3²। तो आर इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9, तो आर टाइम्स 5/36। नंबर पुट करेंगे आप तो 1/लैम्ब्डा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आपका 1, राइडबर्ग का नंबर है 10⁻⁷ लिखो, और 5/36, है ना। तो यहाँ से आपका लैम्ब्डा निकल के आ जाएगा सीधा, देखो 656। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, एक एनर्जी डिफरेंस से और एक हमने राइडबर्ग फॉर्मूला से। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बात एक ही है ना। ये राइडबर्ग का फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन हमने नहीं किया है ये वन शॉट में, बट आपको वो मिल जाएगा डिटेल लेक्चर्स में। अब हम एटम्स और न्यूक्लियाई की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है Z बोलते हैं, वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी यही होता है।
ऑब्वियसली मास नंबर जो उसको ए कहते हैं, वो टोटल न्यूक्लियंस भी बोलते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ए इक्वल टू बोल दो जेड, जेड प्लस एन, जहाँ एन न्यूट्रॉन्स है। और न्यूक्लियाइड का नोटेशन देखो कैसे है। देखो ये ऐसा, एक्स ऊपर ए नीचे जेड, ठीक है, ये न्यूक्लियाइड का नोटेशन। आइसोटोप में आप क्या करते हो कि सेम जेड होता है, डिफरेंट ए, यानी प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। इसके एग्जांपल देख लो, तो जैसे हाइड्रोजन में आप ये 1H1 है, फिर न्यूट्रॉन बोलते हैं, है ना, फिर ऐसे ये हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स है। देखो जी, आपको इसमें जेड सबके लिए सेम है, बट एटॉमिक मास ए जो है, मास नंबर आपका डिफरेंट है। चलो अब दो और डेफिनेशंस है, आइसोबार और आइसोटोन। आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक। तो इसके देखो एग्जांपल, ये जो अब ऊपर देखो, मास नंबर 40 सबके लिए सेम है, जैसे कैल्शियम यहाँ एग्जांपल में लिया है, आर्गोन लिया है, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन का नंबर, वो जेड सब में अलग अलग। आइसोटोन में क्या होगा कि न्यूट्रॉन सेम होगा। अब न्यूट्रॉन सेम है तो ऑब्वियसली डिफरेंट जेड भी होगा और ए भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, देखो इसके एग्जांपल, दोनों में N8 है, थे ए 8 होते हैं ना, लेकिन फिर देखो इसमें जेड भी अलग है, ए भी अलग है। ओके, अब बोर्ड्स में अक्सर सिंपल आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कौन से पेयर आइसोटोप है, आइसोबार है, ऐसे। थोड़ा ये केमिस्ट्री में भी ओवरलैप है, आसान है। तो न्यूक्लियस का थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस को जैसे हम कहेंगे कि जेड एक्स ए के लिए अगर हम अलग अलग जेड प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड का मास ऐड करे, तो ये एक्चुअल न्यूक्लियर मास से ज्यादा होता है। इसी डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफरेंस, मास डिफेक्ट, ये डेल्टा एम जैसे। तो कैसे डेल्टा एम आएगा, देखो, जेड प्रोटॉन्स मतलब जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। एम क्या है कि न्यूक्लियस का मास। ये मिसिंग मास एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में छुपी हुई होती है। समझा कि बाइंड क्यों हुआ है वो? नहीं तो बाइंड होते ही नहीं ये लोग, वो तो फ्री रहते। तो इसी से हम बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर। और पर न्यूक्लियन बाइंड कितना स्ट्रांग है, ये देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, है ना, क्योंकि कंपेयर करना है तो यही एक मेथड है, वरना आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर, जितनी ज्यादा बी ई बाय ए, उतना स्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि वो उतना बाउंडेड है ऐसा। एक एग्जांपल है, हीलियम 4 न्यूक्लियस का मास जो होता है वो 4.0015, ओके, दिया है। प्रोटॉन का मास 1.0073 एटॉमिक यूनिट, न्यूट्रॉन का मास है 1.0087, ये सब एटॉमिक यूनिट है। ठीक है, अभी इसकी एटॉमिक यूनिट की डेफिनेशन वगैरह आप डिटेल लेक्चर में देखो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स का आप फ्री सम करोगे, तो आप दोनों को सिंपली देखो ऐसे ऐड करोगे तो 4.0320 एटॉमिक। लेकिन एक्चुअल न्यूक्लियर का मास तो देखो 4.0015 है, इसी से आपका मास डिफेक्ट निकल के आता है। और जैसे ही मास डिफेक्ट निकल के आया, आप लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है 931, वो डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है। अभी इसमें हम
कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये आसान है कि ऐसे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बाइंडिंग एनर्जी निकल के आए। अब पर न्यूक्लियन कैसे निकालोगे? तो जो भी एनर्जी है उसका मास नंबर से डिवाइड करो, तो बाय 4 करो, तो 7.5 7.1 आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये काफी हाई है, इसीलिए हीलियम स्टेबल होता है। अब क्वालिटेटिवली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ट्रेंड देखते हैं। लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर एटम रैपिडली इंक्रीज करता है ना? जैसे FeNi रीजन, मास नंबर क्या होता है? अराउंड 50 to 60 के आसपास। Be पर ए हाईएस्ट होता है। ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। बहुत हेवी न्यूक्लियाई के लिए Be पर ए थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। इसी कर्व से हम समझ में समझ सकते हैं कि लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होके क्या करेंगे? Fe और Ne रीजन की तरफ जाते हैं, है ना? एनर्जी रिलीज कर देंगे। हैवी न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूजन होके, मतलब वापस इधर ही आएंगे। Fe मीडियम को न्यूक्लियाई बनाते हैं, और अभी इसमें भी एनर्जी रिलीज ही करेंगे। मतलब हैवी न्यूक्लियाई भी FeNi की तरफ आएंगे, लाइट न्यूक्लियाई भी राइट से FeNi की तरफ आना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। देखो ये ग्राफ जो हमने बात की, वो यहाँ पे आप देखो। जैसे लेफ्ट साइड पे लाइट न्यूक्लियाई या हाइड्रोजन हीलियम वगैरह होते हैं, दिखाए नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर इनिशियली लो होती है, फिर शार्पली इंक्रीज होती है, फिर ये जो ब्रॉड मैक्सिमम है वहीं पे FeNi रीजन आता है, जहां आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो पता है आपको, जैसे यूरेनियम वगैरह हैवी न्यूक्लियाई आते हैं जिनका बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है पर। इसी कर्व को आप देख के जैसे बात की थी कि फ्यूजन जो है वो लेफ्ट से मिडल की तरफ मूव होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर ए बढ़ रहा है, हाँ, और एनर्जी रिलीज हो। फ्यूजन में भी राइट से मिडल की तरफ आओ, और बाइंडिंग एनर्जी अगेन बढ़ेगी। बट हर एक नेचुरल प्रोसेस है ये कि स्टेबल होना चाहता है तो वो मिडल में ही आएगा, और यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो गई। तो इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक आइडिया है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर जो प्रोसेसेस है। अब चलो फ्यूजन और फ्यूजन जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर ए के कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं। पहले फ्यूजन को देखो। फ्यूजन जैसे एक हेवी न्यूक्लियस है, यूरेनियम 235 स्टैंडर्ड, वो स्प्लिट होकर दो मीडियम मास न्यूक्लियाई, हाँ, और न्यूट्रॉन्स बनाता है। ऐसा एग्जांपल है U235+N। तो ये स्टैंडर्ड बेरियम क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, जैसे एनर्जी तो रिलीज होगी। अब प्रोडक्ट का जो टोटल बीई पर है वो ज्यादा होता है, इसीलिए नेट एनर्जी रिलीज होती है ना? यही न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटम बॉम्ब्स का बेसिस है। अब देखो फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियर, जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप है ना, आइसोटोप हाइड्रोजन मिलके एक हेवियर न्यूक्लियस बना देंगे। सन में जो होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं, ऐसा कहते हैं, विच इज वेरी लाइकली। अगेन बीई बाय ए इंक्रीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसके लिए ना बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर्स वगैरह चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, जबकि फिशन आसान से हो जाता है। और पावर प्लांट में तो कंट्रोल भी करते हैं मॉडरेटर से। दोनों केस में आप देखो फाइनल प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम होता है, और इनिशियल अब कंपेयर करो तो ज्यादा होता है। ये मास डिफरेंस डेल्टा एम एनर्जी बन के निकलता है, जैसे हमने देखा कि
यही एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है, पहला सवाल। हाँ, जिनको नहीं पता है, वो स्पॉन्टेनियस रैंडम प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई बनाने की तरफ डीके करते रहते हैं। तीन मेन टाइप्स है इनके। अल्फा रेडिएशन, हीलियम का जो न्यूक्लियाई है 2He4, वो हैवी है, प्लस दो चार्ज। बीटा का रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस निकलता है। गैमा रेडिएशन में हाई एनर्जी फोटॉन्स, इसमें होता है कोई चार्ज या मास का इसमें ये नहीं है, सिर्फ ये हैवी एनर्जी है, फोटॉन्स है ये। अब ये बोर्ड और जेई लेवल पे मेनली हाफ लाइफ की सिंपल आइडिया चाहिए, जैसे ये तो निकल गया है बट फिर भी आप एक बार कि हाफ लाइफ में क्या होता है कि एन इक्वल टू जो पहला एन नॉट है बाय टू, सेकंड हाइफ लाइफ में आप एन नॉट बाय फोर, थर्ड हाइफ लाइफ में आप बस इतना ही याद रखो तो भी आपका निकल आएगा, क्योंकि ये एडवांस में तो फिर भी है। फुल एक्सपोनेंशियल जैसे मैंने कहा, लॉ का कैलकुलस डेरिवेशन पूछते भी नहीं, अभी तो है भी नहीं, लेकिन ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल या सिंपल रेशियो यही जैसे दिखाए इसी में आते हैं। छोटा सा था इसलिए दिखा दिया आपको। अब सबसे कंफ्यूजन वाली चीज क्लियर करते हैं, अल्फा और बीटा माइनस डी के, इसमें ए और जेड कैसे चेंज होते हैं। अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का 2He4, दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, तो जनरल रिएक्शन इसकी आप देखो, जेड एक्स ए, आप क्या लिखोगे कि A4 है यहाँ पे, और देखो जेड जो एक्स है, इसमें से अगर अल्फा निकल गया ना तो A-4 लिखोगे राइट साइड पे, और टू है प्रोटॉन तो प्रोटॉन टू निकल गए तो Z-2 लिखोगे। जो बनेगा उसको हम Y बोल देते हैं यहाँ, है ना, और जो निकल गया वो 2He4 लिखो अल्फा, ऐसे। तो इफेक्ट क्या है कि मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 से, इतना है। एग्जाम्पल ले लो, ये यूरेनियम का 92 238, अगर अल्फा निकल गया तो जैसे स्टैंडर्ड का ऊपर 234 4 कम कर दो, नीचे 2, 90 हो जाएगा, और प्लस अल्फा लिख दो पार्टिकल। इतना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। बीटा माइनस में क्या करोगे कि न्यूक्लियाई के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, समझे, बीटा माइनस डीके। तो ये जो एन है, जैसे कहा, उसका कैसे लिखेंगे, तो पी प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन, प्लस ये एंटी न्यूट्रॉन है, ऐसे लिखते हैं। न्यू, न्यू के ऊपर बार करो तो एंटी न्यूट्रॉन। और जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन देखो, तो जेड एक्स है। अब यहाँ पे ए क्या चेंज हुआ है? नहीं, ए चेंज नहीं हुआ है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकला है तो। बट इलेक्ट्रॉन के निकलने से न्यूक्लियस में Z+1 लिख दो, ठीक है, इतना ही है इसमें। और इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इफेक्ट क्या है कि आप मास नंबर को सेम रखो, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर दो, बस। अब बीटा प्लस और गामा देखो, बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझे आप, समझ लो एक बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी गोस टू न्यूट्रॉन प्लस ये जो पॉजिट्रॉन है ई प्लस न्यूट्रिनो, जिसको ऐसे न्यू से डिनोट करते हैं। अब जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, जो भी एक्स है आपका जेड ए, वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन निकला है तो आप नीचे Z-1 कर दो, ए चेंज नहीं होता है, और इसमें आप एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो ही लगाओ सिर्फ, ठीक है।
मतलब इफेक्ट में आपका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज, इतना ही है बीटा प्लस में, याद रखो। तो गैमा एमिशन में न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में एक्स स्टार लिख दो, वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है और गामा फोटोन एमिट करता है, क्योंकि एक्साइटेड है रह नहीं पाएगा वहां। रिएक्शन कैसे लिखोगे कि एक्स स्टार है, जेड ए एक्स स्टार, वो गामा छोड़ के स्टेबल हो जाएगा जेड एक्स प्लस गामा लिख दो। मतलब इफेक्ट में आप लिखोगे कि ए और जेड दोनों अनचेंज्ड है, सिर्फ न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी स्टेट चेंज होती है। एग्जाम में अक्सर यही पूछते हैं कि दी गई डीके इक्वेशन में ए और जेड की कंजर्वेशन चेक करो बस, या एक ब्लैंक न्यूक्लियोइड पुट करो ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। समझे आप? इसको पॉज करके एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाए। तो रिकैप कर दे यहाँ पे। बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। रेडियस आप लिखोगे एन स्क्वायर ए नॉट, इतना ही, और ए नॉट 0.529 है यहाँ पे। स्पीड आपकी 1/n से प्रोपोर्शनल है। एनर्जी लेवल्स याद रखो और लिखो, एन जो है ई एन -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखो, उसमें ट्रांजिशन एनर्जी है डेल्टा इक्वल टू माई 13.6, यहाँ पे एन एफ स्क्वायर -1/ni स्क्वायर लिख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर राइडबर्ग में चाहिए तो राइडबर्ग फॉर्मूला 1/λ, सीधा लैम्बडा के लिए, तो आर 1/nf स्क्वायर माइनस एन एफ। ठीक है। इंपॉर्टेंट सीरीज कौन सी है? लाइनमैन यूवी, यहाँ पे आपका एनएफ जो है वो 1 है। जी। पामर में एनएफ हमेशा आपका 2 रहेगा, विजिबल। पास्चेन, ब्रैकेट और फंड्स तीनों आई आर रीजन बोल दो आप। एटम्स में एटॉमिक नंबर जेड होता है प्रोटॉन का, मास नंबर ए होता है जेड प्लस एन, और न्यूक्लियर नोटेशन लिखो जेड एक्स ए। आइसोटोप में जेड सेम, ए डिफरेंट, आइसोबार में सेम ए डिफरेंट जेड, आइसोटोन में सेम एन डिफरेंट जेड। अब न्यूक्लियाई में देखो, मास डिफेक्ट में आप डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड प्लस जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन, दोनों का सम है, माइनस जो न्यूक्लियर का एम है वो। बाइंडिंग एनर्जी कैसे होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर, और बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर भी आपको कंसिडर करना है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर है उसका ट्रेंड क्या है? लाइट न्यूक्लियर के लिए इंक्रीज होता है, और ये जो एफ ई एन आई रीजन है वो मैक्सिमम स्टेबल है। हैवी न्यूक्लियाई के लिए थोड़ा डिक्रीज रहता है, बी ए बाई ए का ट्रेंड, बी बाई ए। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा डीके में आप क्या करोगे कि ए को ए माइनस जेड और जेड को जेड माइनस टू। बीटा माइनस में क्या करोगे? ए सेम, जेड को जेड प्लस वन रख दो। बीटा प्लस में ए सेम, जेड को जेड माइनस वन रख दो, है ना? बस इतना याद रखो। गैमा में ए जेड सेम, सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज। अब थोड़ा सा ये मैं बार बार कहता हूँ, ये तो आप स्किप भी कर सकते हो कि कैसे इसको आप, ये कोई भी वन शॉट देखो उसमें एक दो बार देख लो, फिर एनसीईआरटी के जो आपके ये जो टॉपिक है बोर मॉडल, हाइड्रोजन वगैरह न्यूक्लियाई के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी करो। और जेई के लिए आप एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस, वेवलेंथ, सीरीज आइडेंटिफिकेशन, ये जरूरी है। सिंपल न्यूमेरिकल्स जैसे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा बीटा इक्वेशन है, इन सब पर पीवाईक्यूज जरूर से देखो जेई के लिए। अब पार्ट 1 भी है चैनल पे, पार्ट 2 मिलके पूरा मॉडर्न फिजिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब क्या करो, आप अपना खुद का एक पेज शीट बनाओ, जिसमें पी इफेक्ट, ड्यूअल नेचर, बोर, स्पेक्ट्रम, बाइंडिंग एनर्जी सब एक जगह लिख लो। ये मेरे सब्सक्राइब के लिए आपको रिक्वेस्ट में ये स्लाइड है ना? जिसे मैं कहता हूँ कि
छोटे छोटे में आपको कंप्लीट फिजिक्स समझ में आएगा। और अभी तो ये प्लेलिस्ट उभर रही है, लेकिन एक बार आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब भी आप प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगा। इसीलिए अगर सबका कर लोगे तो कोई चीज आपकी मिस नहीं रहेगी, और कंसिडरेबली आप सिस्टमेटिकली फॉलो कर सकोगे। थैंक यू।